हाँ जी, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे सितंबर 2022 के पेपर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और मैं अभी तक आपके साथ में दो पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, दिसंबर 23 एंड जून 23। ये आपका सितंबर 2022 का पेपर है। इस पेपर की पीडीएफ आपको जियो खान एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था कि एक सीक्वेंस बेस्ड है जिसमें एल्बिडो आपको पूछा हुआ था डिफरेंट प्लानिटरी सब्सटेंसेस का। एल्बिडो अपने को पता है कि सिंपल अपन डिफाइन करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस। और जितना सोलर रेडिएशन आपका किसी ऑब्जेक्ट रिसीव करता है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो जनरली अपन देखते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हुई भी रहती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपने को चमक दिखाई देती है या आंखें अपने आप बंद होने लगती है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्नो वो बहुत ज़्यादा होती है ना। और सिमिलर सा कंसेप्ट अपन लस्टर में भी लेके चलते हैं, है ना। मिनरलॉजी में जब अपन लस्टर पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि कोई भी मिनरल की सरफेस जो कितनी साइन प्रोवाइड करती है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस से अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी है ना। तो जैसे अपनी सोलर रेडिएशन आ रही है, हमारी अर्थ सरफेस रिसीव कर रही है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको तो हम बोलते हैं इंसोलेशन, है ना। और ये इंसोलेशन जो है वो अपना कैसा आता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में रिसीव होता है। और ये शॉर्ट वेव रेडिएशन अपन किससे डिफाइन करते हैं, सिंपल वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, है ना। जो क्या बोलता है कि आपका मैक्सिमम रेडिएटेड वेवलेंथ क्या होगी उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं। और कोई एलिमेंट जो है या कोई सरफेस है वो कितना एनर्जी एमिट करेगी उसको अपन स्टीफन बोल्ट्जमान प्रिंसिपल से डिफाइन करते हैं। और मैक्सिमम लैम्डा मैक्स अपन बोलते हैं कि लैम्डा मैक्स आपका किस रेंज का होगा वो अपन विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से डिफाइन करते हैं। जब हमारी अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशन रिसीव होती है तो स्कैटरिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है और अब्जॉर्प्शन होता है। तो जो अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना उसको अपन बोलते हैं एल्बिडो। प्लानिटरी अर्थ के बारे में अगर बात करेंगे तो ये एल्बिडो सबसे ज़्यादा क्लाउड्स का होता है, ऑलमोस्ट 25% 26% के आसपास। और क्लाउड्स के बाद में अगर सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो होता है वो हमारा किसका होता है, स्नो का होता है। अब देखते हो ना, स्नो वाइट होती है ना। और वाइट कलर वैसे भी मैक्सिमम लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट ही करता है। डार्क कलर होगा तो जैसे टी शर्ट ब्लैक है तो इसके ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन क्या होगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि गर्मियों में जनरली क्या पहनने चाहिए, लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो सोलर रेडिएशन आ रही है वो आपका कपड़ा मैक्सिमम क्या करे, रिफ्लेक्ट बैक कर दे, है ना। तो आप देखोगे कि एल्बिडो में क्लाउड्स का जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद में सरफेस ऑब्जेक्ट्स की देखेंगे तो वो स्नो का सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भाई सीक्वेंस बताना है, तो सीक्वेंस में अपने को पता है कि भाई उसके बाद में क्या होगा। जैसे डेजर्ट सैंड है, डेजर्ट सैंड प्राइमरली आपके क्वार्ट्ज के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी आपके क्या होता है, मोर और लेस वाइट कलर में रहते हैं। तो वो भी आपके क्या करते हैं, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो आप देखोगे कि स्नो जो है उसका एल्बिडो आपका सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका डेजर्ट सैंड्स का होगा, फिर वेजिटेशन है, फिर आपका काम वाटर है। तो ये जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर होगा। इसमें कई बार क्वेश्चन जो पूछता है ना वो कई बार ये पूछ लेता है कि प्लानेटरी एल्बिडो कितना होगा, है ना। प्लानेटरी एल्बिडो कितना होगा, तो अर्थ का जो प्लानेटरी एल्बिडो है वो ऑलमोस्ट कितना है, 30% के आसपास है। इस 30% प्लानेटरी एल्बिडो में 25-26% के आसपास एल्बिडो आपका किसका है, क्लाउड्स का है। और बाकी का अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जितना रिफ्लेक्ट करते हैं वो आपके टोटल अर्थ सरफेस का है। क्योंकि अर्थ में हमारा अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर दोनों इंक्लूडेड है, इसलिए उसको अपन प्लानेटरी एल्बिडो बोलते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जिसको अपन इंसोलेशन बोलते हैं। ये इंसोलेशन जो हमें शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में रिसीव होती है, जिसको अपन वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ से डिफाइन करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कितना सोलर रेडिएशन एमिट करेगा या रेडिएशन कितनी एमिट करेगा उसका अमाउंट क्या होगा या रेडिएटिव फ्लक्स टोटल कितना होगा उसको अपन स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और जब सोलर रेडिएशन हमारी सरफेस पे आ चुकी है तो उसका टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट कितना हुआ उसको अपन सिंपल बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है। तो ये एल्बिडो का कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। और अब आप बुक से पढ़ लो कि एल्बिडो जो है वो बाकी ऑब्जेक्ट्स का किस तरीके से होता है ना। क्लाउड्स का कितना होगा, थिक क्लाउड्स का कितना होगा, थिन क्लाउड्स का कितना होगा, जो साइरस क्लाउड्स है उनका कितना होगा, जो क्यूमुलस क्लाउड्स है उनका कितना होगा, एल्टो क्यूमुलस जो है उनका कितना होगा, है ना। वाटर वेपर ज़्यादा होगी तो क्या एल्बिडो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो एल्बिडो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप क्या करो, आप आराम से पढ़ लो।
है ना। तो एक सर्टेन आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि क्लाउड्स की थिकनेस से कैसे एल्बिडो चेंज होता है, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है ना। तो इसी सेम पेपर में एल्बिडो से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि थंडरस्टॉर्म जो है वो आपके लेट आफ्टरनून में ज़्यादा आते हैं और अर्ली इवनिंग में ज़्यादा आते हैं। लैंड पार्ट के ऊपर थंडरस्टॉर्म जो है वो इवनिंग में या लेट आफ्टरनून में ज़्यादा आते हैं, इसका क्या कारण है। थंडरस्टॉर्म बनने के लिए आपको क्या चाहिए, थंडरस्टॉर्म्स के लिए आपको चाहिए कि भाई मेरा एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए। एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होने का मतलब क्या है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर पार्सल इज अलाउड। तो आपका एयर पार्सल जो होगा वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में राइज करेगा। वो राइज कब करता है, जब उसकी ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट नॉर्मल लैप्स रेट से कम होती है। तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, देयरफॉर वो बहुत जल्दी से राइज करता है, ठीक है। तो आपका जो वर्टिकल मूवमेंट अलाउड होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो डीप कन्वेक्शन के थ्रू आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है। और ये जो अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से वर्टिकल अपड्राफ्ट ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से आपका वर्टिकल क्लाउड्स का डेवलपमेंट होता है। और उन वर्टिकल क्लाउड्स के डेवलपमेंट के टाइम पे आपका क्या होता है, सेचुरेशन अचीव होता है, कंडेंसेशन होता है ना। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, लाइट स्ट्राइकिंग होती है। ये सारा पार्ट आपका क्या है, थंडर स्टॉर्म का है। तो थंडर स्टॉर्म को चाहिए क्या, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा कब होगा, जब आपका डे टाइम का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब होता है, जस्ट बिफोर द सनसेट, है ना। उस टाइम पे आपका एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है, विंड की स्पीड कम होती है, इसलिए वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा हो पाता है। मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस टाइम पे बहुत कम होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। आपको मैंने बताया था कि सेचुरेशन के कंपेरिजन में कितना वाटर वेपर एग्जैक्टली आपका एयर पार्सल होल्ड करके रखा हुआ, उसका क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। तो आप देखोगे कि इवनिंग के टाइम पे आपका एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वर्टिकल मूवमेंट होता है। उस वर्टिकल मूवमेंट की वजह से आपका क्या होता है, एक वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द क्लाउड्स होती है ना। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। चाहे इसको आप लो प्रेशर सिस्टम बोल दो, हाई टेम्परेचर सिस्टम बोल दो, वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा बोल दो, वर्टिकल मूवमेंट ज़्यादा बोल दो, डीप कन्वेक्शन ज़्यादा बोल दो, बोलने के लिए बहुत सारी फैंसी टर्मिनोलॉजी इसके लिए है। बट थंडरस्टॉर्म के लिए प्राइमरली जो जरूरत है वो क्या है कि आपका इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इनस्टेबिलिटी ज़्यादातर आपका किसकी वजह से आता है, रेडिएशनल हीटिंग की वजह से ज़्यादा आता है। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वेस्टर्लीज विद हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस, जैसे आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी जो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज की जनरल डायरेक्शन क्या है आपकी, जैसे आपका 0 से 30, 30 से ये आपका 0 to 30 है, ये 30 to 60 है, और ये 60 to 90 डिग्री है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे अपने पास में ट्रेड विंड्स है, यहाँ पे अपने पास में प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है, और यहाँ पे आपके पोलर ईस्टर्लीज है। तो ये जो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज है, ये आपकी क्या कर रही है, नॉर्थवार्ड मोमेंटम गेन कर रही है फ्रॉम द लोअर लेटीट्यूड्स, और ये मोमेंटम आपका ट्रांसफर कर रही है नॉर्थवार्ड। और ये जब नॉर्थवार्ड मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं तो ये जा किधर रही हैं, लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड की तरफ जा रही है। और अपने को पता है कि जो आपकी अपर ट्रोपोस्फीयर है, वहाँ पे मिडिल लेटीट्यूड्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये जा कहाँ से रहा है, ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ से जा रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल विंड शीयर है, ये क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है, ये इंक्रीज होता है। और जो थर्मल ग्रेडियंट है वो भी आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो जब आपकी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज आपके मिडिल लेटीट्यूड की तरफ जाती है तो अपर ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, कूलिंग होती है फास्टर, और जो आपका ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फीयर है वहाँ पे क्या होती है, वार्मिंग होती है फास्टर। तो आप देखोगे एक जगह बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, एक जगह बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल थर्मल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। इस थर्मल ग्रेडियंट के कोरिस्पॉन्डिंग आपकी हवाएं बहुत तेजी से चलती है ना। तो जो आपकी वेस्टर्लीज की स्ट्रेंथनिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट विद हाइट। आपका जितना ज़्यादा टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, आपका हवाएं तेज चलेंगी, और उतनी ज़्यादा क्या होंगी, आपकी वेस्टर्लीज स्ट्रेंथन होंगी, ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोई मिड लेटीट्यूड से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जैसे रोजबी वेव के साथ में होता है ना। जबकि रोजबी वेव जब आपके ट्रॉपिकल एरिया में आती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में आती है फ्रॉम दी हायर लेटीट्यूड्स, तब उनके क्या होता है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मोर और लेस कम हो जाती है ना। उसका कारण अपन देखेंगे बाद में। और इस चीज़ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपके वेस्टर्ली जब मिड लेटीट्यूड की तरफ जा रही है तो स्ट्रेंथन हो रही है, लेकिन मिड लेटीट्यूड से कोई वेव आपकी लोअर लेटीट्यूड्स की तरफ आ रही है तो वो वीक हो रही है, उसका क्या कारण है ना। तो इसके जस्ट उल्टा उसका कारण होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखो द स्टेबिलिटी ऑफ द बाउंड्री लेयर can be considered neutral when the vertical gradient of the potential temperature,
अब इस क्वेश्चन में है ना कई सारी लेयर्स हैं, है ना, जैसे बाउंड्री लेयर तो इसने दे ही रखा है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि वर्टिकल ग्रेडियंट आपसे पूछा है टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का सिंपल एक चीज़ अपन बोलते हैं कि इफ़ टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ए और बी पॉइंट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है 25 डिग्री, यहाँ पे मान लो 15 डिग्री, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो आप बोलोगे कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी तो मेरा टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे थर्मल ग्रेडियंट कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, है ना। इस तरह का मेरा ग्रेडियंट है। अब चाहे ये ग्रेडियंट जो है मेरा हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, सिंपली व्हेन द टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज सिंपली नोन एज थर्मल ग्रेडियंट, है ना। चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा हो, बस टेम्परेचर में चेंज आना जरूरी है ना। अब आप बोलोगे कि ये वर्टिकल ग्रेडियंट का सिंपल मतलब हो गया कि मैं जैसे जैसे सरफेस से हाइट की तरफ जाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। बढ़ रहा है कि घट रहा है वो एक अलग बात है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आपका बोल रहा है कि ये वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल टेम्परेचर जो है, पोटेंशियल टेम्परेचर क्या होता है इसको आप थोड़ा सा समझ लो। जनरली क्या होता है कि जब अपन सरफेस से हाइट की तरफ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ये टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो इसको अपन सिंपली बोलते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट, और जिस रेट से ये डिक्रीज होता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, और ये कितना रहता है जनरली 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और जितनी भी आपकी जो ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज, वहाँ पे ये एनवायरमेंटल लैप्स रेट कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। उसका कारण क्या है कि वो आपके आइसोथर्मल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दूसरा, इसी एटमॉस्फेयर में कोई अगर एयर पार्सल है ना, आइसोलेटेड एयर पार्सल है, और हम बोल रहे हैं कि ये एयर पार्सल जब राइज करता है, राइज क्यों करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कम होगी, जाहिर सी बात है। तो जब ये सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से डेंसिटी कम होगी तो ये राइज करेगा। जैसे हीलियम गैस भरा हुआ गुब्बारा जैसे अपने आप ऊपर जाता है ना, वैसे ये एयर पार्सल क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब ये ऊपर जाता है तो इसका क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, और उस प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से एयर पार्सल आपका एक्सपेंड करता है, और उसकी वजह से उसकी फर्दर कूलिंग होती है। तो एडियाबेटिक कूलिंग भी होती है। तो उस वजह से अपन जो मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक लैप्स रेट बोलते हैं। ये एडियाबेटिक लैप्स रेट जो है वो दो तरीके से हो सकती है, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट हो सकती है और वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट हो सकती है। वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट तब होती है जब उसके अंदर कंडेंसेशन हो जाता है, और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट तब तक रहती है जब तक उसके अंदर कंडेंसेशन नहीं होता है। तो जब आपका एयर पार्सल राइज करता है तो एडियाबेटिकली उसके अंदर क्या होती है, कूलिंग, और या जब सिंकिंग करेगा तो वार्मिंग होगी, है ना। अब हम बोल रहे हैं कि भाई जब ये एयर पार्सल यहाँ पे था तो इस एयर पार्सल की वजह से लगने वाला प्रेशर कुछ अलग था। जब ये एयर पार्सल राइज करके यहाँ आ गया, एक्सपेंड होगा, है ना, इसलिए मैंने बड़ा बनाया। जब ये यहाँ आ गया तो इसकी वजह से लगने वाला प्रेशर अलग होगा। ड्यू टू चेंज इन दिस प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रेशर कंडीशंस, यहाँ पे जो प्रेशर है उस प्रेशर पॉइंट पे जो टेम्परेचर चेंज आया है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल टेम्परेचर। कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस प्रेशर है, उस रेफरेंस प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर मैं एयर पार्सल का प्रेशर चेंज करता हूँ तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज होता है, वो उसका क्या है, पोटेंशियल टेम्परेचर है। अपन ने क्या बोला कि जब ये एयर पार्सल राइज करेगा तो एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंशन की वजह से ठंडा होगा, तो इसका टेम्परेचर एक्चुअली डिक्रीज हुआ है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर है, इसका मतलब वर्टिकल ग्रेडियंट इन दी टेम्परेचर है ना। और जो पोटेंशियल टेम्परेचर अपन डिफाइन करते हैं वो डिफाइन कैसे करते हैं, टीपी इक्वल्स टू टी ए पी ओ अपॉन पी टी अपॉन क्या, इसकी पावर है आर अपॉन सी पी। ये पोटेंशियल टेम्परेचर का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये जो टीपी है ये है पोटेंशियल टेम्परेचर, टी ए जो है ये हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है एयर पार्सल का, पीओ जो है मेरा रेफरेंस प्रेशर है, कि मैं रेफरेंस कहाँ से लेके चल रहा हूँ कि मेरा एयर पार्सल इस प्रेशर पे था और इस प्रेशर से राइज करके इस प्रेशर पे आया और यहाँ पे इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो दिस चेंज इन प्रेशर उसकी वजह से जो मेरा एयर पार्सल का टेम्परेचर चेंज हुआ वही मेरा क्या है, पोटेंशियल टेम्परेचर है। तो ये जो पीटी है ये क्या है, एक्चुअल प्रेशर ऑफ द एयर पार्सल। पीओ आपका क्या है, रेफरेंस प्रेशर है, ये एक्चुअल प्रेशर है। उस एक्चुअल प्रेशर के टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, और इस प्रेशर पे आपका टेम्परेचर कितना है वो आपका रेफरेंस आ जाएगा। और आर मेरा क्या है, गैस कांस्टेंट, और सीपी मेरा क्या है, स्पेसिफिक गैस कैपेसिटी है ना, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है। ये जो टेम्परेचर है जो किसकी वजह से आ रहा है, चेंज इन प्रेशर की वजह से, ये मेरा सिंपल पोटेंशियल टेम्परेचर है। अब ये पोटेंशियल टेम्परेचर जो है
वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, आपका नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कि प्रेशर आपका बढ़ सकता है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया ड्यू टू दी कंप्रेशन, और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंड हो गया, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे एंटी साइक्लोन्स में होता है ना, सॉरी साइक्लोन्स में होता है। तो आपका जो साइक्लोन्स का लो प्रेशर एरिया होता है उसमें क्या होता है, एयर पार्सल चारों तरफ से पिचक रहा होता है, कंप्रेशन हो रहा होता है, उस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होता है, एयर पार्सल आपका डेंस हो जाता है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि साइक्लोन्स हैव दी वार्म कोर, है ना। वो वार्म कोर होने का कारण क्या है कि चारों तरफ से उसका एयर पार्सल क्या कर रहा है, चिपका रहा है ना, कंप्रेस कर रहा है। लेकिन ऐसे ही आपका जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये पोटेंशियल टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअल टेम्परेचर से, और एक्सपेंड करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड प्रेशर के रेस्पेक्ट में आपका एयर पार्सल का जब प्रेशर चेंज होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेंज इन दिस प्रेशर टेम्परेचर आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है, वो मेरा क्या है, पोटेंशियल टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपको दो चीजें तो समझ में आ गई कि वर्टिकल ग्रेडियंट क्या है और पोटेंशियल टेम्परेचर क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेबिलिटी है ये बाउंड्री लेयर की कब होगी। बाउंड्री लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर एटमॉस्फेयर का वो पार्ट है जो आपकी अर्थ सरफेस के इमीडिएट कांटेक्ट में है। जैसे अपन जब गर्मियों में धूप में बाहर दोपहर के टाइम पे अगर चले होंगे तो तुमको लगा होगा ना कि पैरों पे गर्मी ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू दी सर, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो इमीडिएट पैर है वो आपके कांटेक्ट में है सरफेस के, है ना। तो उस वजह से आपको गर्मी ज़्यादा लग रही होती है। वो जो लेयर है जो इमीडिएट अर्थ के कांटेक्ट में है, एटमॉस्फेयर का ऐसा पार्ट जो इमीडिएट अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में, उसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, बाउंड्री लेयर बोलते हैं। और ये बाउंड्री लेयर ही है जहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है, एयर पार्सल राइज भी करता है, सिंक भी करता है, कन्वेक्ट भी करता है, एडवेक्ट भी करता है ना, क्लाउड्स भी फॉर्म होता है, कंडेंसेशन भी होता है ना, सारी चीज़ें इसी के अंदर हो रही होती हैं। तो सारा टर्बुलेंस भी इसी के अंदर हो रहा होता है ना। तो मोस्ट ऑफ दी वेदर फिनोमिना है वो आपको कहाँ पे मिलती है, बाउंड्री लेयर में मिलती है, क्योंकि ये अर्थ के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है। इसकी थिकनेस जो है वो डे टाइम में बढ़ जाती है, नाइट टाइम में कम हो जाती है ना, रेडिएटिव कूलिंग की वजह से और रेडिएटिव हीटिंग की वजह से। तो आपका ये जो बाउंड्री लेयर है ये स्टेबल होना चाहिए। ये स्टेबल कब होगा भाई, बाउंड्री लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टेबल कब होगा, जब उसके अंदर कोई एयर पार्सल राइज नहीं करे या सिंक नहीं करे, जहां है वहीं रहे। ये कब हो सकता है, जब उसका जो थर्मल ग्रेडियंट है एयर पार्सल का वो पोटेंशियल टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं हो रहा हो, है ना। या यूं कहें कि आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एयर पार्सल जहां है वहीं रहेगा, है ना। और जहां है वहीं रहेगा तब क्या बनाएगा, वो स्टेबिलिटी की कंडीशन बनाएगा। मतलब एटमॉस्फेयर में एयर पार्सल की जितनी डेंसिटी है उतनी सराउंडिंग एयर पार्सल्स की है, तो वो एक पर्टिकुलर एयर पार्सल ना तो राइज करेगा ना सिंक करेगा। तो उस केस में आपका कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिस्टेंस के साथ में आपका उस एयर पार्सल का टेम्परेचर चेंज जीरो होना चाहिए। जब टेम्परेचर चेंज जीरो होगा तो आपका थर्मल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। और जब थर्मल ग्रेडियंट जीरो होगा तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपका जो पोटेंशियल टेम्परेचर है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसके अंदर चेंज क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी जाकर के आपका बाउंड्री लेयर जो है वो स्टेबिलिटी शो कर सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि पहला ऑप्शन देखो, इक्वल टू द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। अगर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के इक्वल रहेगा तो क्या है, ये न्यूट्रल कंडीशंस है। इक्वल टू द मोस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये भी आपकी क्या है, एक कंडीशन के साथ में आ रहा है। और जब आपका वर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल टेम्परेचर जीरो रहेगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, आइसोथर्मल कंडीशंस बनाएगा। आइसोथर्मल कंडीशंस बनाएगा तो क्या होगा, ना तो वहाँ पे आपकी टर्बुलेंस होगी, ना कन्वेक्शन होगा, ना एडवेक्शन होगा, ना मिक्सिंग होगी, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो बाउंड्री लेयर आपकी क्या रहेगी, एब्सोल्युटली स्टेबल रहेगी, क्योंकि एयर पार्सल वर्टिकल मूवमेंट शो नहीं कर रहा है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पोटेंशियल टेम्परेचर जो है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट के बराबर हो सकता है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितनी होती है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है ना। तो 1 किलोमीटर की हाइट गेन करने पे अगर आपके एयर पार्सल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो वो पोटेंशियल टेम्परेचर ही तो हुआ, है ना। तो इसके इक्वल करने से या इससे बराबर करने से या इसके कम करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपकी आइसोथर्मल कंडीशंस रहेंगी तो जो आपकी एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है जो अर्थ के सरफेस के कॉन्टेक्ट में है वो स्टेबल रहेगी। समझ में आ गया, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डीप भी है ना। पोटेंशियल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझोगे तभी ये थोड़ा ठीक से समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी लेयर्स है ना। तो समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो एक बार रिप्ले करके देख लेना, फिर भी नहीं आए तो आप टॉपिक को पहले पढ़ो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रेंथिंग ऑफ द वेस्टर्लीज विद हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस इज, ये तो आ चुका है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है एयर मास
इज करेक्टराइज्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मास। जितने भी अपन डिफाइन करते हैं वो आप डिफाइन करते हो किसकी वजह से, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। इन दो पैरामीटर के बेसिस पे आप एयर मास डिफाइन करते हो, जैसे सीपी है, सीए है, एमपी है ना। जैसे कॉन्टिनेंटल पोलर है, कॉन्टिनेंटल आर्टिक है, मेरीटाइम पोलर है ना, इस तरह का। मेरीटाइम ट्रॉपिकल है ना, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है। तो ये ट्रॉपिकल मेरीटाइम का मतलब है ओशंस और कॉन्टिनेंटल का मतलब है लैंड पार्ट। तो कोई एयर मास अगर आपका लैंड पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है तो अपन उसके आगे कॉन्टिनेंट लगा देते हैं, अगर ओशन सरफेस से जनरेट हो रहा है तो उसके आगे अपन सिंपल मेरीटाइम लगा देते हैं। जैसे जोनल विंड्स में अपन बोलते हैं ना कि जोनल का सिंपल मतलब क्या है, ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट, और मेरीडोनियल जो है उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपका नॉर्थ टू साउथ मूवमेंट हो रहा है। तो ये जनरल आपके एब्रीवेशंस है या एड्रेस करने का तरीका है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये सिंपल है। टेम्परेचर और मॉइस्चर की वजह से अपन क्या करते हैं, एयर मासेस को डिफाइन करते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कोई एयर मास है जो आपका कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक रीजन से आ रहा है, तो अंटार्कटिक रीजन में आपका क्या है भाई, टेम्परेचर बहुत कम है, तो आपका एयर मार्शल कैसा होगा, जनरली कोल्ड होगा। क्योंकि उतने कोल्ड टेम्परेचर्स के ऊपर आपका जो सेचुरेशन पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो बहुत कम हो जाता है। उसकी वजह से आपका मोर और लेस क्या रहता है, या तो आपका मॉइस्ट एयर पार्सल होगा या ड्राई होगा। मोस्टली उन टेम्परेचर कंडीशंस पे आपका एयर पार्सल क्या होता है, ड्राई होता है ना। तो आप देखोगे कि उस तरह का एयर पार्सल आएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिंपली क्या होगा कि ड्राई होगा, कूल होगा। जबकि अगर वो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एरिया से आएगा तो आपका क्या होगा, वार्म होगा, मॉइस्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं, तो इसका ध्यान रखें भाई। फिर आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर सिस्टम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कोरियोलिस फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड इन द बैलेंसेज ऑफ द फोर्सेस। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो टॉर्नेडो होता है, ये टॉर्नेडो जो है वो साइक्लोट्रॉपिक फ्लो बताता है ना, साइक्लोट्रॉपिक फ्लो बताता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बैलेंस होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बैलेंस होता है। और इसकी वजह से ये क्या होते हैं, रैपिडली रोटेटिंग सिस्टम्स होते हैं, रोटेटिंग स्मॉल स्केल होते हैं, है ना। और जिसके लिए रोज भी नंबर भी मैंने आपको बताया था कि हाई होता है ना। तो टॉर्नेडो में कोरियोलिस फोर्स का कोई काम है नहीं। टॉर्नेडो सिंपली आपका क्या बताता है, एक बहुत रैपिड रोटेटिंग सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लेता है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में अपने को पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा एयर पार्सल को डिफ्लेक्ट करता है। मॉनसून डिप्रेशन में भी मोर और लेस क्या करता है, मूविंग एयर पार्सल्स को आपका कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है। पोलर वॉर्टेक्स भी आपके लार्ज स्केल सर्कुलेशन ही है जो आपके हायर लेटीट्यूड्स पे रहते हैं, और हाई लेटीट्यूड्स पे तो कोरियोलिस फोर्स वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसकी वजह से पोलर वॉर्टेक्स को भी मेनली सर्कुलेशन में लाने के लिए आपका कोरियोलिस फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टॉर्नेडो ये एक ऐसा है जिसमें कोरियोलिस फोर्स का कोई खास लेना देना है नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर ग्रेडियंट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग इफ यू गेट कॉट इन एन ओपन फील्ड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। वाह, जब लाइटनिंग गिर रही होगी तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेगा वो तो भाई लाइट स्पीड से ही आएगा कि पता नहीं कौन सी स्पीड से आएगा। अगर लाइटनिंग तुम्हारे ऊपर आ रही है तो बस ऐसे हाथ फैला लो कि भाई आज बस खुल के मरेगा, है ना, क्योंकि उसमें बचने का चांस मिलेगा नहीं। फिर भी बचे तो भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी बॉडी से गुजरने का जो टाइम है वो, या जो डिस्टेंस है वो कम से कम करी जा सके, तो एकदम बेड़े होके बैठ जाओ, है ना। तो बेड़े होके बैठ जाओ का मतलब क्या है, क्राउच ऑन योर टॉज। सबसे पहले ये देखो, पहला ऑप्शन देखो, लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड विद योर फेस डाउन, है ना। तो फेस डाउन करके मैं क्यों लाई करूंगा भाई, जब मरने है तो खुल के ऐसे मरेंगे ना, है ना। तो पहले ऑप्शन में दम नहीं है। दूसरा, टेक ए शेल्टर अंडर द नियरेस्ट ट्री। मान लो कि नियरेस्ट ट्री के पास में मैंने मान लो कि ले लिया, शेल्टर ले लिया, और उस पेड़ के ऊपर ही बिजली गिर गई और पेड़ मेरे ऊपर गिर गया तो चांस थोड़े गड़बड़ है ना। फिर आपका स्टैंड स्टेटअप, हाँ भाई आज एकदम ऐसे मरेगा, है ना, सावधान की पोजीशन में आकर के, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, है ना। अगर बचना है तो एकदम से क्रम्बल हो जाओ, एकदम से इकट्ठे हो जाओ, ताकि इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारी बॉडी से पास होंगे ज़मीन में जाने के लिए उसको पाथ जो है वो कम से कम मिले, है ना। तो एक जनरल सा एक है कि अगर कभी इस तरीके की हो और बिजली कड़क रही हो तो तुमको ओपन ग्राउंड में जाना ही क्यों है ना। और मान लो कि चले भी गए और बिजली गिर भी गई तो उस टाइम पे कोशिश करना हो कि अपने आप को बचा सको, है ना। तो उसका एक तरीका है कि कम से कम आप उसको ट्रैवल पाथ कम से कम प्रोवाइड करवाओ। फिर आपसे पूछ रहा है
कि क्लाउड फॉर्मेशन मैकेनिज्म जो होती है, क्लाउड फॉर्मेशन मैकेनिज्म कब होती है भाई, जब आपका एयर पार्सल राइज कर रहा है। एयर पार्सल राइज करेगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर आपका अनस्टेबल होगा, है ना, एटमॉस्फेयर आपका अनस्टेबल होगा। और ये जब एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, इसके पास में ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा, उसकी वजह से इसका एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप करेगा, है ना। ड्रॉप करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन जैसे होगा तो आपका वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट फॉलो करेगा, है ना। तो आपका जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो आपका इस लेवल को अपन क्या बोलते हैं, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, कि आपका एयर पार्सल राइज कर रहा था और एक टाइम ऐसा आया कि उसके बाद कंडेंसेशन हुआ और वो आपका सिंपली लिक्विड फॉर्म में बना रहा है वाटर वेपर को। और उसका जो अपर लेवल है इसको अपन जनरली बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, है ना, इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो आपका जनरली डिफाइन करता है टॉप ऑफ द क्लाउड्स, जहां पे आपका डेंसिटी ऑफ द एयर पार्सल बिकम्स इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो ये आपका राइज करना बंद कर देता है। जब तक टॉप नहीं होगा तब तक क्या होगा, फ्री कन्वेक्शन होगा। फ्री कन्वेक्शन का सिंपल मतलब क्या है, वर्टिकल मूवमेंट, आपका एयर पार्सल जो है ऊपर जा रहा है, बस ये कन्वेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लानिटरी बाउंड्री लेयर एंड लेवल ऑफ फ्री कन्वेक्शन। तो प्लानिटरी बाउंड्री लेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जबकि बादल तो ऊपर होता है ना, उनका जो बॉटम होता है वो डायरेक्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। फिर प्लानिटरी बाउंड्री लेयर एंड लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, नहीं, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल जो है वो बॉटम ऑफ द क्लाउड्स बनाता है, ठीक है। फिर आपका लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल एंड लेवल ऑफ फ्री कन्वेक्शन, ये बिल्कुल ठीक बात है। प्लानिटरी बाउंड्री लेयर एंड लेवल ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन आएगा तभी तो आपका कंडेंसेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। हालांकि कंडेंसेट होने के लिए आपको और भी कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन आपका क्लाउड फॉर्मेशन में क्लाउड का बेस कौन बनाता है, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल, और क्लाउड का टॉप कौन बनाता है, इक्विलिब्रियम लेवल। और इक्विलिब्रियम लेवल तब तक नहीं आता जब तक कि आपका फ्री कन्वेक्शन होता रहता है, ठीक है। तो जैसे आपका फ्री कन्वेक्शन रुकेगा वहीं पे आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल रीच हो जाएगा और वो आपका टॉप ऑफ द क्लाउड डिफाइन कर देगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। फिर आपका पूछ रहा है कि विजन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोपेन्स क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन ऑन द ग्लोब स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हो तो कोपेन्स के क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किस तरह से काम करता है। तो अपने को पता है कि भाई ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है ना। ए ये आपका ट्रॉपिकल रीजन्स का है, या ये स्टेपे या सेमी एरिड एरिया के लिए आता है, ये आपका टेम्परेट रीजन्स के लिए आता है, ये आपका कॉन्टिनेंटल रीजन्स, कॉन्टिनेंटल टाइप का इन्वायरमेंट बोलते हैं, और ये आपका पोलर रीजन्स के लिए आता है। जनरली ये आपका मिड लेटीट्यूड्स में सब पोलर रीजन्स के लिए डिफाइन होता है, जहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है ना। अब ए वाला रीजन में आपने को पता है कि भाई पूरा साल बारिश होती है ना, नो सीजन विदाउट रेनफॉल, दैट इज योर एफ, है ना। मॉनसून सीजन, है ना। फिर आपका समर और विंटर, ड्राई समर और ड्राई विंटर, है ना। तो इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं। फिर एच आपका हॉट समर डिफाइन करता है, कि आपका डेजर्ट डिफाइन करता है। तो इक्वेटोरियल रीजन से जब अपन हायर लेटीट्यूड्स की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको कौन मिलेगा, इंटरट्रॉपिकल रीजन मिलेगा, डोल्ड्रम्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको कोई ऐसी सीजन नहीं मिलती है जिसमें बारिश नहीं मिलती हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, AF बोलते हैं, है ना। उसके बाद में आपको कौन मिलेगा, जैसे आप थोड़ा सा हाई लेटीट्यूड की तरफ जाओगे तो आपको हॉट समर्स मिलेंगे, है ना। हॉट समर मिल गया जिसको अपन BSH बोलेंगे। उसके बाद में आप जैसे ऊपर जाओगे तो आपका 20 से 30 डिग्री वाला लेटीट्यूड वाला रीजन आएगा, जहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, हॉट डेजर्ट्स मिलते हैं, है ना, जहाँ पे इवेपोरेशन एक्सीड्स द प्रेसिपिटेशन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपली BWH बोलते हैं। उसके बाद में आपका क्या आएगा, कोल्ड, फिर और ज़्यादा वेरी कोल्ड विंटर्स। तो ये DFC और DFD। जैसे इन ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो C ऑप्शन वुड बी योर बेस्ट सुटेबल आंसर, है ना। लेकिन इसमें आप देखोगे कि C के लिए भी आता है ना, A के लिए बहुत सारा आता है, AF आता है, AM आता है, AS आता है, AW आता है ना। फिर ऐसे B के लिए भी बहुत सारा आता है, C के लिए भी बहुत सारा आता है। तो वो पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसको आप एक बार दोबारा से देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए वो C होना चाहिए, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और आपसे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर। एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर से इस साल काफ़ी क्वेश्चन आया है ना। बाउंड्री लेयर अगेन वही है, एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो आपके अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा तो कन्वेक्शन भी वहीं होगा, टर्बुलेंस भी वहीं होगा, मिक्सिंग भी वहीं होगी, कंडेंसेशन भी वहीं होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी वहीं होगा, सारी चीज़ें मोर और लेस वहीं पे आपकी प्रोमिनेंट करेंगे, है ना।
तो ये जैसे एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन का मतलब क्या है कि आप डीप कन्वेक्शन आपका वहाँ पे हो रहा है, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर पे होता ही है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर आपसे बोला कि इज एसोसिएटेड विद स्मॉल रेनॉल्ड्स नंबर। आपका अगर टर्बुलेंट मोशन है तो रेनॉल्ड नंबर आप कैसे डिफाइन करते हो भाई, रो वी डी अपॉन म्यू, है ना। तो ये जो टर्बुलेंट मोशन है उसके लिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो स्मॉल तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे प्रिफर नहीं होगा, है ना। फिर ऑप्शन सी बोल रहा है कि लेयर वेयर विस्कस फोर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। जब आपका वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर पार्सल होगा तो उसको फ्रिक्शन तो मिलेगा ही, है ना। जो डिफरेंट डेंसिटी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में एयर पार्सल्स की, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा या उसको फेस करना ही पड़ेगा, है ना। तो विस्कस फोर्स को यहाँ पे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो ये तो आपका वैसे भी बैठेगा नहीं। फिर एक्सपीरियंस है डायरनल साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड पॉल्यूशन वेरिएशन, ये सारे आपके क्या करती है, एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर देखती है। तो आप देखोगे कि टर्बुलेंट मोशन है तो रेनॉल्ड नंबर स्मॉल नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन बी वुड बी योर इनकरेक्ट आंसर। फिर आप देखो, आपसे पूछ रहा है कि स्टेशनरी रोजबी वेव। स्टेशनरी रोजबी वेव, इनको क्यों बोलते हैं, रोजबी वेव्स को स्टेशनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है जो बहुत कम स्पीड पे होता है ना। तो दूर से जब आदमी इसको लंबे टाइम तक देखेगा ना तो ये लगेगा कि यार ये वहीं है जहाँ है ना। बहुत स्लोली मूव करती हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी रोजबी वेव बोलते हैं। और इनका जो मोर और लेस मूवमेंट रहता है वो किधर रहता है, वेस्टवार्ड रहता है ना। वेस्टवार्ड मूवमेंट रहता है मेन फ्लो के कंपैरिजन में, क्योंकि ये बहुत स्लो है तो इसलिए इनका जो मूवमेंट है वो अपन मोर और लेस क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। इसलिए बोलते हैं कि चलो ठीक है वेस्टवार्ड मूवमेंट जा रहा है बहुत धीरे धीरे, इसलिए स्टेशनरी रोजबी वेव्स है ना। अब ये स्टेशनरी रोजबी वेव्स बनती कैसे हैं, इनका तरीका क्या है बनने का, कैसे मूव करती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई जब ये मिड लेटीट्यूड से ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं तो इनका क्या होता है, डीके हो जाता है ना। डीके का मतलब इनकी जो स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत कम हो जाती है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, इनकी एनर्जी बहुत लॉस्ट हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है बेसिकली। तो ऐसा क्यों होता है, उसका सिंपल सा कारण ये है कि द वेव्स हैव ट्रेवल्ड ए लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड लॉस्ट एनर्जी। ये तो सही बात है कि इतनी जब डिस्टेंसेस कवर करेंगे तो इनकी एनर्जी तो लॉस होगी ही होगी, है ना। लेकिन जब ये आपके हायर लेटीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तब भी तो एनर्जी लॉस होती है, तब ये डीके क्यों नहीं होती, है ना। तो ये एनर्जी लॉस तो होता ही होता है, लेकिन क्योंकि इतने स्टेशनरी हैं, इतनी धीरे चल रही हैं कि इनका एनर्जी लॉस जो है वो कंसिडरेबल नहीं होता है, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ये तो नहीं बैठेगा। फिर फ्रिक्वेंट कन्वेक्शन एंड द डायबिटिक हीटिंग इन द ट्रॉपिक्स। रोजबी वेव आपकी मिड लेटीट्यूड से आ रही है तो जनरली कैसे टेम्परेचर कंडीशन से आ रही है, लोअर टेम्परेचर कंडीशंस। लोअर टेम्परेचर कंडीशंस पे एयर पार्सल की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो वर्टिकल मूवमेंट नहीं करता है ना। लेकिन जैसे ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आएगा तो क्या होगा, कन्वेक्शन करेगा। दूसरा डायबिटिक हीटिंग का मतलब क्या है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा है, इंसोलेशन ज़्यादा है, तो जो एयर पार्टिकल्स आपके रोजबी वेव के अंदर हैं उनको सोलर हीटिंग ज़्यादा मिलेगी, तो उस एनर्जी की वजह से भी क्या होगा, वो डिसिपेट होने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन इसका जो मेन वेस्टवर्ड मूवमेंट है वो अभी भी इतना डिके नहीं करेगा। जो टॉप ऑफ द वेव है वो थोड़ा बहुत क्या करेगा, कन्वेक्शन शो कर देगा। लेकिन कन्वेक्शन शो करेगा तो जो आपका अपवेलिंग होगी, भाई कन्वेक्शन में क्या होगा, हॉटर मटेरियल राइज करेगा और कूलर मटेरियल सिंक करेगा, है ना। तो ये वापस क्या करेगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना। जो फ्रीक्वेंट कन्वेक्शन और डायबिटिक हीटिंग है ये बहुत ज़्यादा डीके नहीं करेगा, करेगा जरूर, इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इतना भयंकर इम्पैक्ट नहीं आएगा। फिर मेन जोनल विंड्स जो है वो आपकी क्या है, ईस्टर्लीज है। जैसे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं आपके ट्रेड विंड्स हैं, और ये ट्रेड विंड्स जो है ये आपकी क्या है, ईस्टर्लीज है ना। और इनका जो मेन मूवमेंट है वो आपका किधर है, वेस्टवार्ड ही है। और रोजबी वेव का भी जो जनरल मूवमेंट है वो किधर है, वेस्टवार्ड है। लेकिन ट्रेड विंड्स की जो स्पीड है वो रोजबी वेव के कंपेरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो मेन फ्लो जब देखेंगे ना तो रोजबी वेव धीरे धीरे ट्रॉपिक्स में जैसे आएंगे तो आपका वो मेन फ्लो को ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और ट्रेड विंड्स इनको क्या करेंगे, ओवरराइड कर जाएंगे। और जैसे ही ट्रेड विंड्स इनको ओवरराइड करेंगे आपके डिके हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई रोजबी वेव गॉट डिके व्हेन दे ट्रेवल फ्रॉम द मिड लेटीट्यूड्स टू ट्रॉपिक्स। फिर आपका हेडली सेल सब्सटेंस एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन सब ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिक्स। तो हेडली सेल में अपने को पता है कि भाई ये 0 डिग्री है, 30 है, 60 है। तो यहाँ पे आपका एयर पार्सल राइज करता है, यहाँ पे आपका सिंक करता है ना। और ये इस तरह का मूवमेंट आपका जनरली रहता है, और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इस तरह से जा रहा है ना। तो सिंकिंग तो होती है, लेकिन रोज भी वो आपके क्या है, एटमॉस्फेयर में है, बहुत ऊपर हाइट पे है, तो इसका हेडली सेल के सब्सिडेंस की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है।
ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो प्राइमरली हो क्या रहा है कि जो आपकी ट्रेड विंड्स है वो भी ईस्टर्लीज है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। रोजबी वेव का भी जनरल मूवमेंट आपका वेस्टवार्ड है, वो वेस्ट की तरफ जा रही है ना। तो जब आपके ट्रेड विंड्स ओवरराइड करती हैं तो रोजबी वेव अपने आप डीके कर जाती हैं। हालांकि ये सारे के सारे जो ऑप्शन है चारों के चारों, वो किसी न किसी तरीके से रोजबी वेव की स्ट्रेंथ को डीके करते हैं, बट जो प्राइमरली रीजन है कि रोजबी वेव डीके ही हो जाती है वो क्या है, मेन जोनल विंड्स आर ईस्टर्लीज। और ईस्टर्लीज का सिंपल मतलब क्या है, दे आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट एंड गोइंग टुवर्ड्स वेस्ट। और रोजबी वेव का भी जो जनरल मूवमेंट है वो आपका क्या है, वेस्टवार्ड है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर आपसे पूछा है कि एंटी साइक्लोन जो है वो आपका साइक्लोन्स की तरह इंटेंसिफाई नहीं होते हैं, उसका क्या कारण है। तो यहाँ पे वोर्टिसिटी काम आती है। वोर्टिसिटी का सिंपल मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक साइक्लिक मोशन को या रोटेशनल मोशन को फॉलो कर रहा है ना। जैसे एक आदमी जा रहा है, दोनों कंधे पकड़ के उसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो उसको क्या मिलेगा, जनरली एक रिलेटिव वोर्टिसिटी मिलेगी, कि एक फोर्स मिला जो उसको एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हेल्प कर रहा है ना। तो ऐसे हमारी जो अर्थ सरफेस है या हमारी जो अर्थ है वो एक जनरल मूवमेंट शो करती है वेस्ट टू ईस्ट, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोशन चल रहा है और उस एंटी क्लॉकवाइज मोशन की वजह से हमारी अर्थ एक रोटेटिंग अर्थ सिस्टम बनता है। अर्थ रोटेटिंग अर्थ सिस्टम में जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक कोरियोलिस फोर्स लगता है ना। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो डिफ्लेक्ट होकर के एक सर्कुलर पाथ में आने की कोशिश करते हैं। और ये जो वोर्टिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो सर्कुलर पाथ में आने की जो टेंडेंसी है, इसी को अपन वोर्टिसिटी बोलते हैं। तो ये सर्कुलर पाथ में आने की जो टेंडेंसी है प्राइमरली बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, इसको अपन बोलते हैं प्लानेटरी वोर्टिसिटी। ये वर्ड आप जहाँ पे देख रहे हैं प्लानेटरी वोर्टिसिटी, है ना। और एक दूसरा है कि आदमी जा रहा है, एक हवा का झोंका आया इधर ले गया। जैसे कागज आप ऐसे हवा में उड़ाओगे और इधर से विंड ब्लो करोगे तो कागज क्या है, घूम के ऐसे आ जाएगा, है ना। तो वो क्या है, रिलेटिव वोर्टिसिटी है, कि एक के चक्कर में दूसरे का जो रोटेट करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है ना। तो आप देखोगे कि हमारा जो प्लानेटरी वोर्टिसिटी है वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट जो होता है वो आपका कैसा मूवमेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और एंटी साइक्लोन्स में क्या हो रहा है, आपका हाई प्रेशर रीजन सेंटर में है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, चारों तरफ हवा का झोंका निकलता है। सेंटर से आपका एयर पार्सल जो है वो डिसिपेट होते हैं, दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, है ना। किधर जाते हैं, जहाँ पे लो प्रेशर रीजन है। तो आप देखोगे कि जैसे नदन हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को गुरका बिठाना पड़ेगा, है ना, सब जगह। और एयर पार्सल को अपने को क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। तो इस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोरियोलिस फोर्स लगेगा, है ना, तो ये आपका किधर आएगा, इस तरह से आएगा। ये किधर जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये किधर जाएगा, इस तरह से जाएगा। ये किधर जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे कि एक सर्कुलर मोशन में मूवमेंट होने लगेगा। तो एंटी साइक्लोन्स के अंदर क्या होता है, क्लॉकवाइज मोशन होता है। तो एक जो क्लॉकवाइज मोशन है ना, इसका जो वोर्टिसिटी है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव वोर्टिसिटी। कि आपका एयर पार्सल मूव कर रहा था, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होकर के कैसे होने लगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगा, है ना। और हमारी जो प्लानेटरी वोर्टिसिटी है ये कैसा मूवमेंट शो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी एंटी साइक्लोन्स होते हैं उनका जो रिलेटिव वोर्टिसिटी है वो हमारी प्लानेटरी वोर्टिसिटी से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। इसकी वजह से एंटी साइक्लोन्स इतने ज़्यादा इंटेंसिफाई नहीं हो पाते हैं जितने साइक्लोन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि साइक्लोन्स में क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर में होता है, उसकी वजह से चारों तरफ से विंड्स आपकी क्या आती हैं, सेंटर की तरफ आती हैं। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से आपका मूवमेंट जनरली कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होता है तो आप देखोगे कि साइक्लोन्स के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो आपकी जो रिलेटिव वोर्टिसिटी है वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है। और प्लानेटरी वोर्टिसिटी है, इसकी वजह से भी आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्या होती हैं, एड अप। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हैं। वह बिल्कुल वैसा ही है कि तुम दौड़ रहे हो, है ना, और पीछे से तुमको कोई धक्का दे दे तो तुम्हारी स्पीड में इजाफा हो सकता है। या फिर जैसे तुम साइकिल पे चल रहे हो, तुम्हारे आगे कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी का हैंडल पकड़ के तुम साइकिल पे चल रहे हो, तो अब तुम्हारी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वो गाड़ी की स्पीड ने तुम्हारे को क्या किया, और तेजी से चलाना चालू कर दिया, है ना। तो रिलेटिव वोर्टिसिटी जो और प्लानेटरी वोर्टिसिटी वो इस तरह से कनेक्ट होती है इन दिस साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो एंटी साइक्लोन्स इस वजह से इंटेंसिफाई नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका जो रिलेटिव वोर्टिसिटी का साइन है वो प्लानेटरी वोर्टिसिटी के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। फिर आप देखोगे भाई, गिवन फिगर शोज ए वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि आपकी दो तरफ से कोल्ड एयर मूव करती है और बीच की जो वार्म एयर होती है उसको कंप्लीटली सरफेस से डिटेच कर दिया जाता है। तो सरफेस से डिटेच कर दिया जाता है, तो जैसे ये ए वाला है, ये आपका क्या है, वार्म एयर है। और जितना ज़्यादा स्टीप कॉन्टैक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जेंटल स्लोप है और यहाँ पे आपका हर पॉइंट पे स्टीप स्लोप आ रहा है। ठीक है,
तो आप देखोगे कि मेरा जो ए है इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये भाई साहब क्या है, वार्म एयर है। बी वाला थोड़ा सा जेंटल फ्रंट शो कर रहा है वार्म एयर एंड कोल्ड एयर के बीच में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलेटिवली कम टेम्परेचर, और ये और भी कम टेम्परेचर का हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जो टी ए होगा ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर टी बी होगा, फिर आपका टी सी। तो टी सी सबसे कम टेम्परेचर शो करेगा। ऑक्लूडेड फ्रंट सिंपली ये है कि आपका दो कोल्ड फ्रंट जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और बीच की जो वार्म एयर होती है उसको कंप्लीटली सरफेस से डिटेच कर देते हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, थर्मल इन्वर्जन भी देखने को मिलेगा, है ना, कि आपका सिंपली जब सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ तक तो आपको क्या मिलेगा, ठंडा, और जैसे इस रीजन में आओगे आपको गर्म मिलेगा। तो इसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ये तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया पूरी तरीके से, है ना। फिर आपका थिक क्लाउड्स रिफ्लेक्ट मोर सोलर रेडिएशन देन द थिन क्लाउड्स, ये बिल्कुल ठीक बात है ना। जैसे देखते होंगे जब मानसून का टाइम चल रहा है ना, बारिश होने वाली जब होती है तो तुम देखते हो ना कि ह्यूमिडिटी की वजह से हीट इंडेक्स बढ़ जाता है, उसकी वजह से तुमको हो सकता है कि गर्मी ज़्यादा लगे, लेकिन तापमान उस टाइम पे कम होता है ना, टेम्परेचर उस टाइम पे कम होता है, बिकॉज जो टोटल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, क्लाउड्स का जो टॉप है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। एल्बिडो ऑफ द क्लाउड जो है वो बढ़ जाता है। तो थिक क्लाउड जो होते हैं वो ज़्यादातर सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनका जो अब्जॉर्प्शन है, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा है, वाटर वेपर भी है, न्यूक्लियर सरफेसेस भी है, उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन भी थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो कितना हो जाता है, अबाउट 20% के आसपास हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, फिर आप देखोगे विच पार्ट ऑफ द थंडरस्टॉर्म क्लाउड डिसिपेट फर्स्ट। तो आप देखोगे भाई जो थंडरस्टॉर्म्स का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे आपका क्या होता है, लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल अचीव होता है। लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल अचीव होने की वजह से क्या होता है, एयर पार्सल जो है वो बहुत जल्दी सेचुरेट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द रेन वाटर या लिक्विड वाटर। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका बारिश वारिश करना चालू करता है, तो बॉटम ऑफ द थंडरस्टॉर्म जो है वो जल्दी से गायब होता है ना, और टॉप ऑफ द क्लाउड जो है वो बना रहता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्री कन्वेक्शन अभी भी चल रहा है, एयर पार्सल वर्टिकली मूवमेंट शो करता रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे ही आपका थंडरस्टॉर्म क्लाउड है उससे बारिश होने चालू हुई या जैसे वो वर्टिकल मूवमेंट करना चालू करेगा, तो उसका सबसे पहले पार्ट जो गायब होगा वो कौन सा होगा, बॉटम पार्ट डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड क्या, गायब होगा। फिर आपसे पूछा है कि फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ए कपल्ड ओशन एटमॉस्फेयर मॉडल इज नेसेसरी। आप बोल रहे हैं कि फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। कपल्ड ओशन एटमॉस्फेयर मॉडल का मतलब क्या है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस एंड ओशनिक प्रोसेसेस जो है वो एक साथ चल रही है उस पर्टिकुलर फिनोमिना को करवाने के लिए, है ना। तो आप देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली आपका क्या बनता है, लो प्रेशर की वजह से। और ये लो प्रेशर है वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई टेम्परेचर एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये जनरली कहाँ पे बनते हैं, सरफेस ऑफ ओशंस, सरफेस ऑफ ओशंस, है ना। तो आप देखोगे कि ये प्राइमरली आपका टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से है, इसमें आपका ओशन एटमॉस्फेयर कवर्ड फिनोमिना चलने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो सकते हैं, है ना। फिर लो प्रेशर सिस्टम्स भी आपके कब डेवलप होते हैं, जब आपका इंसोलेशन ज़्यादा हो, सोलर हीटिंग ज़्यादा हो, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पार्सल के अंदर वेपर कंटेंट ज़्यादा आएगा, उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसकी वजह से लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो लो प्रेशर सिस्टम के लिए भी आपका कपल्ड प्रोसेस होने के लिए ज़रूरत नहीं है। फिर आपका डीप कन्वेक्शन, डीप कन्वेक्शन भी आपका कब होता है, जब आपका एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होता है। एटमॉस्फेयर अनस्टेबल कब होता है, जब आपके एयर पार्सल की डेंसिटी सराउंडिंग के डेंसिटी से कम हो जाए, तो उसकी वजह से एयर पार्सल ऑटोमेटिकली राइज करता है ना। तो वो राइज करने के लिए भी उसके लोग क्या चाहिए कि उसका टेम्परेचर या तो आप बहुत ज़्यादा कर दो, या उसकी डेंसिटी कम करने के और क्या तरीका, उसके अंदर वाटर वेपर ऐड कर दो, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, वाटर वेपर उसके अंदर इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ, उसका डेंसिटी कम हो गया और वो राइज करने लगा। इसमें भी आपको कपल्ड प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। प्राइमरली ये जो तीनों प्रोसेस है ये किसकी वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ दी अनइवन हीटिंग, है ना, सोलर हीटिंग की वजह से है। फिर आपका अल नीनो है, या अल नीनियो भी बोलते हैं इसको, है ना। तो अल नीनो में या अल नीनियो में बेसिकली क्या हो रहा है, ये मेरा पेरू कोस्ट है और ये मेरा ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है। यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, पेरू करंट है ना। एकमान ट्रांसपोर्ट की वजह से मेरा क्या होता है, यहाँ पे सरफेस ऑफ डाइवर्जेंस क्रिएट होती है। यहाँ पे मेरे पास में क्या होता है, अप वेलिंग आती है, अप वेलिंग से कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आता है, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाता है, कूल। ट्रेड विंड्स की वजह से यहाँ पे आपको क्या मिलता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट मिलता है। ये साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या करता है, वार्म वाटर को
ऑस्ट्रेलियन वाले ये जो कोस्ट है ना, यहाँ पे आपके वार्म वाटर को इकट्ठा करने लगता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, पैसिफिक वार्म पूल बनता है। इस पैसिफिक वार्म पूल की वजह से क्या होता है, यहाँ का आसपास का जो एयर का टेम्परेचर है वो राइज करता है, वेपर बनती है, इवेपोरेशन होता है, आपके एयर पार्सल राइज करता है, यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, बारिश होती है, इसकी डेंसिटी बढ़ती है। फिर यहाँ पे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अपवेलिंग की वजह से कूलिंग हो रही है। पैसिफिक वार्म पूल जो आपका बनाया साउथ इक्वेटोरियल करंट ने, वो साउथ इक्वेटोरियल करंट आपका बना बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड्स की वजह से ये पैसिफिक वार्म पूल बना। पैसिफिक वार्म पूल की वजह से आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, रेनफॉल हुई। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर और ओशन दोनों की क्या हो रही है, कपल्ड प्रोसेस चल रही है। ठीक है, इतना ज़्यादा दोनों का इंगेजमेंट नहीं है बाकी की प्रोसेसेस में जितना आपका अल नीनियो ला नीनिया के टाइम पे होता है ना। तो इस चीज़ की वजह से अपन बोलते हैं कि अल नीनियो के प्रिडिक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, ओशन एटमॉस्फेयर की कपल्ड प्रोसेस चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर आपका थर्मल विंड, थर्मल विंड आपको मैंने बताया था कि अगर आप एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे, ये मेरा एल्टीट्यूड है, और जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, मान लो कि यहाँ पे मेरा एक जियोस्ट्रॉफिक करंट है और यहाँ पे मेरा जियोस्ट्रॉफिक करंट है, एक डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे दो जियोस्ट्रॉफिक करंट है, इन दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो इन दोनों की स्पीड को इक्विलिब्रेट करने के लिए क्या होगा, बीच में एक थर्मल विंड जनरेट होगी, या जो विंड जनरेट होगी उसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, थर्मल विंड बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि थर्मल विंड इज द चेंज ऑफ वर्टिकल ट्रोपोस्फेयर। क्या चेंज है भाई, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है उसके अंदर चेंज आता है, उसकी वजह से आपका थर्मल विंड क्रिएट होती है। ठीक है, इनर्शियल विंड, साइक्लोस्ट्रोपिक विंड, ग्रेडियंट विंड। ये साइक्लोस्ट्रोपिक विंड तो सिंपली आपके टोर्नेडोज बनाता है ना। तो ये याद रखना है कि थर्मल विंड जो है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप हाइट गेन करते हो तो एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स यू आर गेटिंग जियोस्ट्रॉपिक विंड्स ऑफ डिफरेंट स्पीड्स, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्पीड डिफरेंस ए न्यू विंड विल बी जनरेटेड, दैट इज नोन एज थर्मल विंड। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसके कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। आप सोच के देखो भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या हो रहा है, कोर में लो प्रेशर है, मतलब सारी तरफ से क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, और इस कन्वर्जेंस की वजह से क्या होता है, एयर पार्सल का कंप्रेशन होता है, और उस कंप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है, और उस टेम्परेचर राइज की वजह से जो एयर पार्सल है वो और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट करता है, और आपका एयर पार्सल वर्टिकली मूव करता है ऊपर की तरफ। जब वर्टिकली मूव करेगा तो नीचे सरफेस पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंस होना चाहिए, तभी इसका मास क्या होगा, कंजर्व होगा। तो अपर लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट फ्लो होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, इसका मास कंजर्व होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। फिर ही है। ठीक है, अब नॉन स्टॉप मैंने राजधानी एक्सप्रेस, क्या मैंने तो बुलेट ट्रेन को फेल कर दिया आज भाई साहब, है ना। अब तुम्हारा काम है कि जो चीज़ नहीं समझ में आई है वो कमेंट करके बताओ, और जो चीज़ समझ में आ गई है उसको लाइक करके बताओ, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। गेट, नेट, जीएसआई, आईआईटी, जेएम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो रिलेटेड टू जियोलॉजी, जियो खान अकेडमी जो है वो सारे कोर्सेज प्रोवाइड करवा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सारे कोर्सेज का। जियो खान अकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है बेशक बेझिझक आकर के तैयारी करो, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, चलो टाटा।